बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय को रद्द करने या फिर बसपा विधायकों के वोटिंग पर रोक के बावजूद भी राज्य की गहलोत सरकार किसी सूरत में नहीं गिरेगी। ये कहना है प्रदेश के ख्यातनाम कानूनविद और हाईकोर्ट के पूर्व वरिष्ठ जज जस्टिस पानाचंद जैन का। फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत करते हुए जस्टिस जैन ने मुख्य सचेतक द्वारा जारी व्हिप से लेकर वर्तमान में बसपा विधायकों के विलय के मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखी। देखिए, प्रदेश के सियासी संग्राम में पिछले एक महीने में कई चीज़ें जो हैं सामने उभर कर आई हैं। खास तौर से अब जो सबकी निगाह है वो बसपा के विलय पर हो गई हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में 11 अगस्त को इस मामले में विशेष सुनवाई होगी। उससे पहले फिर एक बार फिर से बसपा की ओर से जो बसपा के 6 विधायक हैं उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बहरहाल इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ कह सकते हैं केंद्र बिंदु में है वो है अनुसूची 10 या कहे दल बदल कानून। इस पूरे हालात पर हम बात कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश है जस्टिस पानाचंद जैन सर से। सर, हम वर्तमान प्रदेश की राजनीतिक हालात पे बात करें तो महत्वपूर्ण बात आती है कि पहली बार राजस्थान में इस तरह की जो हम दल बदल की जो कह सकते हैं कि कानून की व्याख्या देख रहे हैं, अदालतों से लेकर जो विधानसभा के बीच कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच का जो संगम है वो देख पा रहे हैं, स्थितियाँ देख पा रहे हैं। इस पूरे परिदृश्य को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिएगा, इसमें बहुत सारे प्रश्न पैदा होते हैं। ये तो जहाँ तक आपका संविधान की 10वीं सूची का सवाल है, 10वीं अनुसूची, इसमें दल बदल कानून के संबंध में व्याख्या की गई है। दल बदल का ये कानून है, ये कई जगह है, लेकिन यूएसए वगैरह में जो है ये इस प्रकार से नहीं है। वहाँ पर जो है पार्टी प्रेसिडेंट के अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आता है तो उसमें पार्टी जो है अपना मतदान करने के लिए हर एक मेंबर जो है फ्री है। हमारे यहाँ पर जो है इसमें प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये प्रतिबंध जो है जो लगाया गया है ये 10वीं सूची के संबंध में जब कानून बना था तो उस समय जो है 117वीं लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट है। लॉ कमीशन ने इस बात को कहा था कि देखिएगा, ये जो व्हिप का प्रयोग है ये केवल बहुत ही ऐसी कठिन परीक्षाएं हों, परिस्थितियां हों जब इसका उपयोग करना चाहिए। सामान्य प्रक्रिया में इसका उपयोग नहीं होना चाहिए और इसका उपयोग केवल जो है जब संसद की मतलब है विधानसभा की जब कार्रवाई चल रही हो केवल उस समय किया जाना चाहिए। और उस समय भी उस समय जब सदन की कोई कार्रवाई में इस प्रकार की स्थिति आ जाए, ऐसी स्थिति वहाँ पर पैदा हो जाए कि ये सरकार गिरने वाली है, तो उस समय जो है व्हिप का प्रयोग किया जा सकता है। अदरवाइज जो है ऑर्डिनरी कोर्ट्स में कोई पार्टी की मीटिंग में व्हिप का प्रयोग होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर दूसरी बात यह है कि व्हिप का प्रयोग कौन करता है? व्हिप का जो है डायरेक्शन देती पार्टी। तो क्या पार्टी को ये अधिकार है कि मेरा जो मतदान करने का अधिकार है? संविधान में मतदान की जो बात कही गई है, मतदान क्या है? संवैधानिक अधिकार है। और मतदान भी कैसा होना चाहिए? संविधान के अनुसार गोपनीय है। तो ये गोपनीयता को भी भंग करता है। तो ये प्रश्न भी पैदा होगा आज नहीं तो कल कि क्या जो है ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है और राइट टू वोट जो संविधान में गारंटी किया गया है क्या उसके विपरीत नहीं है? क्या ये वैधानिक है? ये प्रश्न भी पैदा होगा। दूसरा ये प्रश्न भी आता है कि स्पीकर को जो है पैरा 6 में जो है डिसीजन देने का अधिकार दिया है। स्पीकर का ये अधिकार देखा जाए तो जो 117वीं 170 की जो रिपोर्ट है, जो रिकमेंडेशन है लॉ कमीशन की, उस लॉ कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि ये पैरा 6 को, जिसमें स्पीकर को ये पावर दिए हैं कि अगर विवाद पैदा होता है तो वो इसका निर्णय करेंगे। ये प्रक्रिया भी जो है आर्टिकल 192 के खिलाफ है। 192 में अधिकार दिया है चेयरमैन को या गवर्नर को। तो इस पर आज तक किसी ने विचार नहीं किया है। अगर देखें तो ये स्पीकर का राइट भी जो है ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मेरे विचार से जो है ये आर्टिकल 192 के खिलाफ है। अब सवाल ये रहता है यहाँ पर कि ये 6 विधायकों का, 6 विधायक जो है ये बसपा को छोड़कर और ये कांग्रेस में ज्वाइन हुए हैं। जहाँ उन्होंने पार्टी छोड़ी और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, वहीं जो है पैरा 2 1
पैरा 2 का जो सब पैरा 1 है वो लागू हो जाता है और डिस्क्वालीफाई हो जाता है। एक सवाल आता है कि पहले ये होता था कि एक व्यक्ति दल बदल करता था, अब ये सामूहिक दल बदल होने लग गए। तो अभी जो इनके विधायक कहते हैं खुद को कि वो उन्होंने पार्टी से दल बदल नहीं किया। ये जो है ना, जो आपने का प्रश्न अच्छा किया आपने, ये प्रश्न जो है पहले था एक बाइफरकेशन का। बाइफरकेशन की जगह उन्होंने कर दिया कि 2/3 जो है पार्टी के मेंबर जो है एक पार्टी से दूसरी पार्टी में मर्जर होंगे। ये अपवाद कर दिया कि अगर मर्जर से होता है तो वो जो है 2-1 भी लागू नहीं होता है। यहाँ 2-1 लागू हो जाएगा, अपवाद का सवाल ही पैदा नहीं होता है, मर्जर का केस ही नहीं है, इसलिए जो है उसका वो बेनिफिट नहीं ले सकते। ये प्रश्न जो है अभी तक जो है किसी ने आर्ग्यू नहीं किया यहाँ पर, जो आर्ग्यू होना चाहिए। तो ये बहुत सारे मूल ऐसे प्रश्न हैं कि जिन पर इसको देखा नहीं है। मेरे ख्याल है किसी भी एडवोकेट ने, मुझे ऐसा नज़र आता है कि ये लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट है 177वीं, इसको देखने का प्रयत्न नहीं किया है, जिसमें जो है उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि पैरा 6 को डिलीट करो, पैरा 3 और 4 को डिलीट करो। जो डिलीट हुए हैं पैरा 3 और 4, अब पैरा 2 और 5 रह गए हैं। 5वां जो है एक्सेप्शन है और 2 रहता है वैसा का वैसा, और 6 को उन्होंने कहा इसको डिलीट करो, लेकिन डिलीट नहीं किया गया। और 191 और 102 पार्लियामेंट के लिए, 191 जो है उसके लिए है विधानसभा के लिए। तो ये जो है उसमें बतलाया है कि डिस्क्वालिफिकेशन कब होता है। तो उस डिस्क्वालिफिकेशन का इन्होंने पैरा नंबर 6 में कर दिया कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है इसके संबंध में डिस्क्वालिफिकेशन लागू हो जाएगा। लेकिन ये डिस्क्वालिफिकेशन जो है 192 के तहत जो है डिस्क्वालिफिकेशन जो परिभाषित किया है कि जिसमें गवर्नर को ये अधिकार दिया है असेंबली के लिए, उससे जो है मेल नहीं खाता है, उससे टकराता है, तो असंवैधानिक है। तो प्रश्न इसमें बहुत सारे हैं। ये तर्क कितना महत्वपूर्ण है कि बसपा पार्टी का विलय नहीं, विधायक दल का नहीं, ये तो देखिएगा पार्टी का विलय तो जो है पार्टी का ही विलय होगा। ये तो ये सिंपल प्रक्रिया है कि एक आदमी जो है एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। और यही बात कही है कि अगर कोई पार्टी जिस पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़ा है अगर उसको छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है तो डिस्क्वालिफिकेशन लागू हो जाएगा। दल बदल कानून का सार ही यही है, क्योंकि पार्टी के चुनाव पर लड़के आए हो, जीत के आए हो, तो ये नैतिकता का सवाल है। सर एक बात यही आई थी कि हमने आपसे चर्चा भी की, राइट टू रिकॉल। जब इस तरीके से जब अपने जनता से या वोट लेते हैं उस समय वो एक किसी दल से होते हैं, और जब उस दल के नाम पर वो वोट लेते हैं और उसके बाद वो अपने दल को छोड़कर किसी और में शामिल हो जाते हैं, तो क्या वो जनता के या उस वोटर्स के अधिकारों का हनन नहीं करते हैं? और क्या इनको राइट टू रिकॉल का अब देश को ज़रूरत है ऐसे वक्त में? देखिए कि राइट टू रिकॉल अगर देखा जाए ना, राइट टू रिकॉल और डिस्क्वालिफिकेशन के ये दल बदल कानून जो है एक दूसरे के पूरक जैसे ही हैं, एक दूसरे के वो हैं। तो राइट टू रिकॉल को अभी तक जो है इसको कानून बनाने के दृष्टिकोण से अभी तक इस संबंध में कोई राय बन नहीं पाई है देश की, न लॉ कमीशन ने इस संबंध में कोई इंडिकेशन दिया है। तो राइट टू रिकॉल मैं समझता हूँ कि राइट टू रिकॉल ज़रूर होना चाहिए। और ये राइट टू रिकॉल जो है ये जो जनतंत्र में जो है जो मतदाता है ये उसका अधिकार है कि भाई हमने तुम्हें वोट दिया था, इसलिए वोट दिया था कि तुम कांग्रेस पार्टी में हो या बीजेपी के सदस्य हो। मैं ऐसा चाहता हूँ कि इस पार्टी का होना चाहिए, और आपने जो है हमारे मत का दुरुपयोग किया और आपने दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो ये मतदान जो है ये यहाँ पर जो है मतदान हो उसमें एक परसेंटेज कर देनी चाहिए कि जनता के इतने लोग अगर इस बात को कॉल करें कि ये इसको रिकॉल होना चाहिए तो रिकॉल का प्रावधान किया जा सकता है। ऐसी बात नहीं, सारे संपूर्ण तो आप मतदान नहीं ले सकते, लेकिन कोई क्राइटेरिया तय कर सकते हैं कि भाई प्रत्येक वार्ड के इतने आदमी अगर इतना परसेंटेज जो है दे देता है तो उसको रिकॉल करने का उनको अधिकार है। पिछले इस एपिसोड से हमने देखा कि गोवा का, अब जैसे इस मामले में हमने देखा लगातार जो कानून की प्रक्रिया का यूज है, प्रयोग है, उसकी गलियाँ है, बेहतरीन तरीके से ऐसे मामलों में प्रयोग होती है।
लेकिन जिस तरीके से नए मामले भी सामने आए, पहली बार ऐसा हुआ कि एकल पीठ की नोटिस जारी किया और खंडपीठ ने उस मामले में सुनवाई करते हुए वापस एकल पीठ को आदेश दिया कि वो एक ही दिन में सुनवाई करें और एक ही दिन में आदेश दें। तो क्या इस प्रक्रियाओं को लेकर लोगों के मन में सवाल खड़े होते हैं? देखिए, ये प्रक्रिया की सामान्य तौर पर है, ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसमें जो है ये कोर्ट ने, डीबी ने जो है कोई प्रक्रिया के अगेंस्ट कोई कार्य किया हो। ये ठीक है कि ये एक जो है नेचुरल राइट जिसे कहते हैं ना, एक प्राकृतिक अधिकार है, एक अधिकार, मूल अधिकार और एक प्राकृतिक अधिकार ये दिए हैं कि भाई किसी भी आदमी के खिलाफ बिना सुने कोई उसके विपरीत कोई कानून, उसके विपरीत जो है कोई आदेश न देवे। इसमें जो है लेकिन इसमें सुनने की आवश्यकता नहीं थी, केवल मात्र उन्होंने जो है उसका ध्यान आकर्षित किया है इसका एकल पीठ का कि देखिएगा, आपको ये जो एप्लीकेशन दी थी इस पर कोई निर्णय देना चाहिए था। ये केस इन प्रकार की परिस्थितियों में है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन का है, इससे जो है बहुत बड़ा मतदान जो है प्रभावित होता है, देश प्रभावित होता है, असेंबली प्रभावित होती है, इसलिए जो है आप इसका निर्णय दें। तो निर्णय देने के लिए उन्होंने क्या निर्णय दें, ये तो कह ही नहीं सकते। तो उन्होंने ये कहा कि भाई उसी दिन जो है आप इसका निर्णय दे दो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 14 तारीख आ रही है, 14 तारीख को विधानसभा की मीटिंग आने वाली है। तो ये तो डायरेक्शन दे सकती थी कोर्ट कि भाई इन परिस्थितियों में जो है, क्योंकि अगर नहीं देगी तो कितनी बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं। सर, देने के बाद भी तो समस्या वो आएगी। मैं एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल करना चाहता हूँ कि विलय को अगर रद्द कर घोषित कर देती है और वो उसको अपील दायर कर देते हैं या वापस पेंडिंग रहता है और विधानसभा में जब क्या विश्वास मत का आ जाए, वोटिंग भी हो जाएगी, तो क्या उसका हस्तक्षेप होगा? क्योंकि वो अभी कोर्ट में पेंडिंग है मामला, तो उस वोटिंग को क्या किया जाएगा? क्या उसका रिजल्ट आ जाएगा? क्या उसका रिजल्ट माना जाएगा? ये प्रश्न आपने बहुत ही एक संजीदगी से साथ किया है और बड़ा सीरियस प्रश्न है कि अगर ये अस्थायी आदेश अगर देते हैं, उनको रोक देते हैं कि भाई इन 6 को मतदान करने का अधिकार से हम रोकते हैं। ये भी प्रार्थना की गई थी कि भाई इनको सभा में जाने से भी रोक दो। चलो, मतदान के सभा में जाते हैं, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर जो है मतदान के लिए रोका जा सकता है, स्पीकर को डायरेक्शन दी जा सकती है कि इनको मतदान में भाग न लेने दें। मतदान में भाग नहीं लेने दें तो 96 रह जाएंगे। 96 के साथ जो है ये मतदान होता है, तो फिर ये मतदान का और फिर जो है मान लीजिएगा 2 महीने के बाद, 4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद ये निर्णय बदल जाता है, तो क्या पोजीशन रहेगी? इसलिए इन परिस्थितियों में हमेशा ये होता है, कोर्ट ये डायरेक्शन देती है कि हमारी ये आज्ञा है सब्जेक्ट टू द फाइनल डिसीजन है। तो ये सब्जेक्ट टू द फाइनल डिसीजन उनके अधिकार को रखेंगे, क्योंकि डीबी जाके भी बदल सकती है। तो सब्जेक्ट टू वो होगा तो उसका नियंत्रण जो है वो फाइनल ऑर्डर करेगा। मतलब अगर 14 तारीख को विश्वास मत तो होता भी है, 14 तारीख को यदि मतदान होता है तो ये जो है अशोक गहलोत की जो सरकार है ये नहीं गिरेगी। ये इसी प्रकार की जो है स्टेलमेट पोजीशन रहेगी, क्योंकि गिर तो सकती नहीं है, क्योंकि वोटिंग जो है सर कोर्ट के अधीन हुआ है, फाइनल नहीं हुआ है, इसलिए हो नहीं सकती। तो ये पोजीशन इसी प्रकार से रहेगी। अगर आप मतदान करा भी लेते हैं तो वो कोर्ट के अधीन रहेगा, क्योंकि रिजल्ट तो निकाल नहीं सकते कि ये जो है सरकार गिर गई। सरकार गिर गई इसका मतलब है आपने जो फाइनली डिसीजन दे दिया, तो सरकार नहीं गिरेगी, सरकार इसी स्थिति में रहेगी। और इसी स्थिति में जो है ये अशोक गहलोत को भी जो है ये सूट करता है कि उसकी सरकार बनी रहेगी। फिर कब डिसाइड हो जाएगा देख लो, जब तक तो जाने क्या परिवर्तन हो जाएंगे, कौन किधर जाएगा, कौन किधर नहीं जाएगा। बड़ी भारी समस्या है, एक समस्या नहीं है, 19 लोगों की भी समस्या है, इसका भी कहाँ डिसाइड हुआ अभी तक। ये लोग किधर बैठेंगे, किधर जाके बैठेंगे। 17 आता है और व्हीप जारी है, चूँकि उनके ऑलरेडी व्हीप जारी है कांग्रेस की, तो पहली प्राथमिकता में अगर वोट मतदान होता है तो उसके बाद क्या? देखिए, पहले वाला जो पहले वाला व्यक्ति है वो तो उस संबंध में तो जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया, बहुत स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा है, लेकिन ये रह गया है कि ये जो है प्रक्रिया केवल ये असेंबली के फ्लोर पर ही होगी। ये पार्टी में जो है मतदान करने के लिए व्हिप का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो वो तो व्हिप का प्रयोग 19 लोगों के लिए किया, वो गलत है। और यूँ भी देखा जाए तो डीबी ने पहले भी जो है 19 आदमियों के संबंध में स्पीकर के नोटिस को रोक रखा है कि इसके संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो कार्रवाई क्या है? कार्रवाई तो यही है।
तो नई व्हिप जारी करनी होगी अगर इनको, अगर नई व्हिप जारी करनी पड़ेगी। अब नई व्हिप जारी करनी पड़ेगी। अब व्हिप के लिए जो है कौन को अधिकार दिया है? इन 6 आदमियों ने सचेतक नियुक्त नहीं किया है, तो पहले तो ये 6 आदमी सचेतक नियुक्त करेंगे व्हिप जारी करने के लिए। फिर क्या ये 6 आदमी मिलकर कर सकते हैं? क्या इनका कोई बॉस होगा वो कर सकते हैं? मान लीजिएगा 6 आदमी भी कर सकते हैं तो पार्टी के बाहर से, जैसे राष्ट्रीय पार्टी है बसपा, और बसपा के राष्ट्रीय महासचिव ने व्हिप जारी की है, तो वो सदन के अंदर व्हिप उसको लागू माना जाएगा? ना नहीं, वो व्हिप तो देखिएगा जो है वो कंट्रोल तो करती है मेंबर को। राष्ट्रीय पार्टी अगर करती है तो उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि उसके टिकट पे लड़े हैं। राष्ट्रीय पार्टी अगर जारी करती है तो बिल्कुल ठीक है, उनको अधिकार है, उनके कंट्रोल में है। भाई उनके टिकट पे खड़े हुए हैं तो उनके टिकट पे खड़े होकर आप नैतिकता का इतना तो रखो कि आप जो है उधर बिना उनके पूछिए आपने ज्वाइन कर लिया। तो ये जो 10वीं सूची है ये नैतिकता के प्रश्न पर है कि भाई इतने अनैतिक तो मत बनो कि जिस पार्टी ने आपको जिताया है, जिस पार्टी ने आपको खड़ा किया है। देश में जब लोकतंत्र की स्थापना हुई तो उसके साथ ही 3 स्तंभ को बहुत बेहतरीन तरीके से अपने अपने हिस्से का स्वतंत्र रूप से दिया गया था। उसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका को हम अक्सर देखते हैं कि, लेकिन जब भी ऐसा मामला आता है, इस तरीके की स्थितियाँ आती है, तो न्यायपालिका का एक बड़ा प्रभाव जो है कार्यपालिका के ऊपर रहता है। तो पिछले कुछ समय से हम मानेंगे, पिछले 1 दशक 2 दशक के अंदर देखें तो इसका प्रभाव और ज़्यादा करीने से अंदर घुसा है। सवाल भी होते हैं, कई बार सवाल भी खड़े किए जाते हैं, चाहे आज की तारीख में, चाहे अभी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, चाहे प्रशांत भूषण का मामला, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। उससे पहले अरुणाचल मामले में भी सवाल खड़े किए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में यह कहें कि ज़्यादा प्रभाव बनाने की स्थितियाँ, ऐसा कुछ देखिए संविधान ने तो बड़ा स्पष्ट किया है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इन तीनों का अपना अपना क्षेत्र अलग है, एक दूसरे को अपने क्षेत्र में दखल नहीं देना चाहिए। किंतु एक अपवाद है कि अगर कोई भी कार्रवाई अगर अधिकार शून्य है तो उस संबंध में जो है दखल दिया जा सकता है। अधिकार शून्य हो कि बिल्कुल ही नहीं है कि आपका तो किंचित मात्र भी अधिकार नहीं, इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर नहीं है। यहाँ पर भी जो है देखिए इन्होंने कहा, ये जो डिसीजन के लिए स्पीकर के डिसीजन के लिए जो कहा ना, तो स्पीकर के डिसीजन का अगर ये इरेगुलर कार्रवाई का हो तो उसे अधिकार है। लेकिन जब इसको व्हिप जारी करने का अधिकार ही स्पीकर को नहीं है पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग में, तो अधिकार शून्य है, तो निश्चित रूप से जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उसके आधार पे जो है इनको इंटरवीन करने का अधिकार है। तो केवल एक सीमाबद्ध कार्रवाई है। अधिकार शून्य हो तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है अपनी जुडिशियल रिव्यू को पावर एक्सरसाइज करके और उसको कैश कर सकती है, ये दिया हुआ। लेकिन अधिकार शून्य और अयमित प्रयोग दोनों में बहुत अंतर है। एक और सवाल जो पिछले कुछ समय से हम देख पा रहे हैं, सोशल मीडिया एक बड़ी भूमिका में आ गया। वो आसानी से सवाल खड़े कर देता है, और जो न्यायपालिका से लोग निकले हैं और वो ये सवाल भी काफ़ी खड़े हुए। अभी जो वर्तमान में जो प्रशांत भूषण का जो जवाब है वो कई सवाल खड़े करता है, कई चीज़ें। न्यायपालिका जब राजनीति में प्रवेश करती है तो उसके बेहद परिणाम संभावित नहीं रहते हैं। इसको लेकर आप वर्तमान परिस्थितियों में आप क्या सोचते हैं? नहीं, ये बात तो ठीक है। देखिएगा कि ये आज जो मीडिया है, सोशल मीडिया आज इस बात को लेकर चल रहा है, उन्हें इस बात का थोड़ा सा एहसास हो रहा है कि कहीं न कहीं जो है न्यायपालिका कार्यपालिका में दखल दे रही है, और ये स्थिति वास्तव में उचित नहीं है। लेकिन है या नहीं ये एक प्रश्न है। अगर उसको अधिकार शून्य मानते हैं तब तो नहीं है, और अगर अनियमित है तो दूसरी पोजीशन है। तो पोजीशन तो जो आज ये भूषण ने भी जो एक प्रश्न उठाया है, ये प्रश्न बड़ा हुआ है कि देखिएगा कि न्यायपालिका के इतने लोग जो है उनके खिलाफ इस प्रकार का आरोप है और कई प्रश्न उठ रहे हैं। ये समय समय पर जो अभी पिछले साल भर में जो है कई ऐसे विषय आए हैं जिसके संबंध में जो है ये धारणा अकारण है या कारण सहित है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये धारणा बन रही है कि कार्यपालिका
न्यायपालिका में दखल देना प्रारंभ कर रही है, चाहे उनके अपॉइंटमेंट के संबंध में हो या क्या हो। अब इसका जो है रहस्य क्या है, इसे दखल मानेंगे या न मानेंगे। दखल मानते हैं, दखल तो होना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने जो कहा ना, ये उन्हीं परिस्थितियों में दखल दे सकती है जब अधिकार शून्य हैं, और इस बात को देखने के लिए कि ये जो कार्य किया है कार्यपालिका ने, ये अधिकार शून्य है या नहीं, ये एक विवाद का विषय है, और इसका निर्णय केवल जुडिशियल रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है, दूसरा नहीं कर सकता। तो मेरा आखिरी सवाल है आपसे, क्या संविधान 70 वर्ष, लगभग हम पिछले साल ही 70 वर्ष का पूरा मना चुके, क्या आपको लगता है कि संविधान बुजुर्ग हो गया, उसको थोड़ा सा संशोधित करने की ज़रूरत है, क्या आप मानते हैं? देखिएगा, मैं तो ये मानता हूँ, और जो परफेक्ट है आपका, हाँ, मेरा जो ये है कि संविधान का जो स्वरूप है, जो रखा गया था, उसके संबंध में प्रारंभ से लेकर आज तक जो है संविधान की अवज्ञा जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ करती आ रही हैं, जगह जगह कर रही हैं। अब जैसे रिजर्वेशन का है, जो रिजर्वेशन की जो सीट हैं, जो रिज़र्व की गई हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए, जो सीट्स हैं, उनका 10 साल के लिए रिजर्वेशन था। प्रावधान ये था 10 साल के बाद ये लागू नहीं रहेगा, ये मैंडेट है। उस 10 साल को 20 साल कर दिया, 20 को 30 कर दिया, 30 को 40 कर दिया। इसी प्रकार से शिक्षा में उन्होंने कहा कि 8वीं क्लास तक की शिक्षा ये 10 साल के लिए है, 10 साल के बाद जो है ये लागू नहीं रहेगी। आज 70 साल हो गए, आज भी जो है यहाँ से इस देश में जो है 6 साल के बच्चे को जो है शिक्षा का अधिकार नहीं है। 6 से 14 साल के बच्चे को तो है, लेकिन 1 से 6 साल के बच्चे को शिक्षा का अधिकार नहीं है। ये कैसा कानून है? तो ये जो संविधान था, उस संविधान को उस रूप में नहीं माना गया है, और उसमें जो है अकारण ही जो है समय समय पर जो है जहाँ पर एक सीमाबद्ध कार्रवाई करनी थी। इसी प्रकार से हिंदी वगैरह के लिए है कि जिन्होंने जो है ये 15 साल बाद जो है हिंदी का प्रयोग हो जाना चाहिए था। 15 साल के बाद स्वतः ही जो है हिंदी राष्ट्रभाषा हो जानी चाहिए थी, उसको भी जो है नहीं माना गया। तो ये समय की सीमा के साथ जो कानून थे, जिसे सनसेट लॉज कहते हैं, तो भाई जैसे सनसेट हो जाता है उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, इसी प्रकार से समय के साथ साथ जो है वो कानून ख़त्म हो गया।